हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा, आज के इस न्यू लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का जो ये हमारा लेक्चर है इसमें हम कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है और इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस में कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप का रिएक्शन होता है और हर एक स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस में ये एंजाइम स्पेसिफिक होता है और हर एक एंजाइम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कोफैक्टर से एक्टिवेट होता है। ऑलराइट, इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो ग्लाइकोलिसिस के हर स्टेप में जो एंजाइम्स काम करते हैं उन एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है, कौन कौन सा इरिवर्सिबल स्टेप होता है, कौन कौन सा रिवर्सिबल स्टेप होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के वो स्टेप जो पूरी ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उस कंट्रोलिंग एंजाइम्स के फंक्शन देखेंगे और ग्लाइकोलिसिस को कितने तरीके से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताया था कि ग्लाइकोलिसिस के जो 3 स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ग्लाइकोलिसिस के जो 3 स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10, ये तीनों के तीनों स्टेप जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग जितने भी स्टेप है वो सब के सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल स्टेप होता है। ऑलराइट, तो हम स्पेसिफिकली ये जो स्टेप 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर जो 10 है जो इरिवर्सिबल है, ये 3 वो एंजाइम्स है जो ग्लाइकोलिसिस के रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा रेगुलेटरी है, जो डिटरमाइनिंग है, जिसको हम पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, वो हमारा स्टेप नंबर 3 में जो एंजाइम इन्वॉल्व है जिसको हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बोलते हैं, वो हमारा क्या है, ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है जो कि ग्लाइकोलिसिस के रेट को लिमिट करता है, उसको डिटरमाइन करता है और इसीलिए इसको हम पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक स्टेप को डील करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1, फिर 3 और लास्ट में मैं 10 स्टेप के बारे में बताऊंगा कि इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से कैसे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कंट्रोल होता है। ऑलराइट, जब ग्लाइकोलिसिस के कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो 2 ऐसे तरीके हैं जिससे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कंट्रोल होता है। एक तो हमारा होता है एंजाइमेटिक एक्शन जिसको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते हैं, और जो दूसरा रेगुलेटरी है वो हार्मोनल रेगुलेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस कितने टाइप से रेगुलेट होगा, 2 टाइप से। पहला टाइप क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी में एलोस्टेरिक एंजाइम्स है, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है। आज हम दोनों कंट्रोल को देखते हैं। सबसे पहले आप चीज देखो कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अभी आप एक चीज नोटिस करना कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ग्लूकोज के 6th कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें एटीपी कंज्यूम होता है, क्योंकि एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके ग्लूकोज के 6th कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है और इस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ऑलराइट, और इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कौन सा एंजाइम बोलते हैं, हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज कैसे ग्लाइकोलिसिस के रेट को कंट्रोल करता है उसको आप जरा समझो। ये देखो, ये ग्लूकोज है, ठीक है, जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये एक एलोस्टेरिक क्लास की एंजाइम होती है। किस क्लास की एंजाइम होता है बेटा, एलोस्टेरिक। क्वेश्चन है कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। ऐसे एंजाइम जिसके अंदर उसकी मेन क्रिवाइसिस, मेन पॉकेट, एनसीईआरटी उसको पॉकेट और क्रिवाइसिस बोलती है बायोमॉलिक्यूल में, ऐसे एंजाइम जिसमें उसकी मेन एक्टिव साइट जिसको हम क्रिवाइसिस या पॉकेट बोलते हैं,
इसके अलावा कोई और भी नॉन एक्टिव साइट हो जहां पे कोई कंपोनेंट जाके स्टिक हो जाए, अडहेयर हो जाए, वहां पे बाइंड हो जाए और उसके बाइंडिंग होने की वजह से उसकी रेट ऑफ एक्टिविटी स्लो हो जाए, इनहिबिट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो जो साइट होता है वो नॉन एक्टिव साइट है और उस नॉन एक्टिव साइट को क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो ऐसा साइट जिसके अंदर कोई कंपोनेंट बाइंड होके उसकी रिएक्टिविटी की रेट को ऑल्टर करे, एलोस्टेरिक साइट कहलाता है। और वो एंजाइम जिनमें ये एलोस्टेरिक साइट होते हैं उनको एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते हैं। तो हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 के जो एंजाइम्स है, ये तीनों के तीनों एलोस्टेरिक क्लास के एंजाइम्स है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलोस्टेरिक वर्ड का क्या मतलब होता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे एलोस्टेरिक का काम करता है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अब आप एक चीज देखो, जो ये एलोस्टेरिक क्लास का एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, तो हेक्सोकाइनेज के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे। अभी जो एंजाइम के ऊपर जो वहां पे वो रिएक्ट करेगा एक्टिव साइट पे, तो कुछ उसके लिए इनहिबिटर्स होते हैं और कुछ उसके लिए क्या होते हैं? एक्टिवेटर्स होते हैं। हेक्सोकाइनेज अगर बॉडी के अंदर क्या है? ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है, तो ग्लूकोज का जब अमाउंट ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? हेक्सोकाइनेज के लिए ये ग्लूकोज एज ए स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और हेक्सोकाइनेज के ऊपर जब ग्लूकोज जाके वहां पे बाइंड करेगा तो इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी ग्लाइकोलिसिस के स्टेप नीचे की तरफ अपने आप चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर क्या है? ग्लूकोज का अमाउंट कम है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो पहले बना हुआ है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज के लिए एज ए इनहिबिटर काम करता है। तो आप ये चीज देखो, मैंने यहां मेंशन किया है कि ग्लूकोज जो है ये हेक्सोकाइनेज के लिए एक्टिवेटर का काम करता है, जबकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये इनहिबिट कर रहा है, ये हेक्सोकाइनेज के एक्शन को रोकता है, ठीक है। लेकिन ये तो इसका मेन फंक्शन है कि ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज के साथ यहाँ पे बाइंड हो गया तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा। अगर इसको इनहिबिट करना है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस पे बाइंड हो जाके इनहिबिट करता है, ये इसका मेन पाथवे है। कई बार कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज यहां से निकल के, ये ग्लूकोज इधर से निकल के और ग्लूकोकाइनेज नाम के एंजाइम को क्या करता है? ग्लूकोकाइनेज नाम के एंजाइम को क्या करेगा? ये एक्टिवेट करता है। जो ग्लूकोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है ये हमारी बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिकली हमारे लिवर सेल में और बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास के अंदर वहां पे क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा है और इस एक्टिविटी को रोकने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने हेक्सोकाइनेज को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। तो ये इनहिबिट कर दिया तो इस टाइम ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज के साथ तो रिएक्ट कर नहीं पाएगा, तो इस टाइम इस ग्लूकोज ने क्या किया? ये ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज को क्या करेगा? वहां पे जाके स्टिमुलेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे ही ग्लूकोकाइनेज के पास ये ग्लूकोज आया और इसके साथ कंबाइंड होकर इसने इसको स्टिमुलेट दिया, ठीक है, और ये स्टिमुलेंट की वजह से क्या होगा? ये लिवर सेल से या बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक उससे ये निकल के और ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म में आएगा तो क्या होगा? फिर ये जाके रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने इसको बाइंड कर दिया है, तो जैसे ही ग्लूकोकाइनेज यहां से बेटा आएगा, ये ग्लूकोकाइनेज जैसे ही लिवर सेल से ग्लूकोकाइनेज बाहर आया, ठीक है। अब ये जो बाहर आएगा तो इसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये इसका इनहिबिटर होता है। किसका इनहिबिटर है? ग्लूकोकाइनेज का। तो एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूं क्या होता है। ग्लूकोज नॉर्मली किसके लिए स्टिमुलेंट का काम करता है? हेक्सोकाइनेज का। कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या है? ये इधर की से जाएगा और ये लिवर सेल और बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास में जो प्रेजेंट ग्लूकोकाइनेज है उसको एज एक्टिवेट करेगा और ग्लूकोकाइनेज यहाँ से बाहर आया। जब ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो ब्लड स्ट्रीम में क्या है? ये जो फ्रक्टोज साइटोप्लाज्म में जो ये फ्रक्टोज
सिक्स फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट इसके लिए ग्लूकोकाइनेज के लिए क्या है, ये इसके लिए बेटे इनहिबिटर होता है और ये दोबारा से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट इस ग्लूकोकाइनेज को दोबारा जहां से ये साइटोप्लाज्म से आया है दोबारा उसको उधर ही भेज देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो इसका हार्मोनल नहीं, ये तो क्या है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। अब इसी टाइम में हार्मोनल एक्टिविटी होती है, वो कैसे होता है वो आप समझो। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल 130 से ऊपर अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्या है, ये इंसुलिन इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्योंकि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ेगी और इंसुलिन हेक्सोकाइनेज को क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा। जैसे इसने हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को एक्टिवेट किया, ये यहाँ पे ग्लूकोज इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा। ठीक है, अब ये इंसुलिन ने इसको क्या किया, हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट कर दिया। सेम टाइम पे इंसुलिन क्या करता है, इसको एक्टिवेट करने के साथ साथ ये ग्लूकोकाइनेज को भी एक्टिवेट कर देगा। एक्चुअली जो ग्लूकोकाइनेज होता है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो लिवर सेल के हेपेटोसाइट सेल्स जो होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और उसको हम बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स नॉर्मली ग्लूकोकाइनेज को क्या करते हैं, ये नॉर्मली इसको क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रखते हैं फास्टिंग के टाइम। लेकिन जैसे ही हमने खाना खाया, जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो गया तो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा तो ये जो लिवर के अंदर जो न्यूक्लियस के पास जो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स ग्लूकोकाइनेज को कहाँ पे रिलीज करते हैं, साइटोप्लाज्म में। और जब ग्लूकोकाइनेज को साइटोप्लाज्म में वो रिलीज कर देंगे तो वहां से फिर ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। अगर इसको मैं कॉमन आपको समझाऊं तो आप ऐसा समझो कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंदर क्या है, हेक्सोकाइनेज के लिए स्टिमुलेंट का काम ग्लूकोज करता है और इसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा जब हम हार्मोनल एक्शन पे आते हैं तो इंसुलिन जो है ये हेक्सोकाइनेज को स्टिमुलेट करता है और इसके ठीक ऑपोजिट कौन काम करेगा, इसके ठीक ऑपोजिट जो काम करता है वो ग्लूकेगॉन करेगा। ग्लूकेगॉन हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ग्लूकेगॉन का मतलब क्या है, ग्लूकोज गॉन, मतलब अगर ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कम है तो उसको हम ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब हमारी बॉडी के अंदर बेटे ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है उस टाइम ग्लूकेगॉन हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उस टाइम इंसुलिन हेक्सोकाइनेज और ग्लूकेगॉन को क्या करेगा, यहाँ पे क्या करें, हेक्सोकाइनेज ने को क्या किया, उसने स्टिमुलेट कर दिया। इंसुलिन ने किसको स्टिमुलेट किया, हेक्सोकाइनेज को और ग्लूकोकाइनेज को। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन की जो एक्टिविटी है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। ठीक है, अच्छा तो ये आप समझ गए। जो दूसरा एंजाइम हमारे पास ये है, ये क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है इसको हम पेसमेकर एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेसमेकर एंजाइम। अच्छा, इसको पेसमेकर एंजाइम क्यों बोलते हैं, इसको हम रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये थर्ड स्टेप है ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। आप बोलोगे कि सर क्यों करता है, फर्स्ट और 10th क्यों नहीं करता, थर्ड ये क्यों करता है। तो इसके आंसर्स ऐसे हैं कि आपने देखा होगा एटीपी जो एक होता है जो फॉर्म हो रहा है और एक कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है क्या कि ग्लूकोज जब वहां पे ब्रेकडाउन होने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, तो इसीलिए हम ग्लाइकोलाइसिस के एक पार्ट को कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं और एक पार्ट को रिलीजिंग फेज बोलते हैं। तो स्टार्टिंग के यहाँ पे तो एटीपी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, लेकिन अब जब इसके नीचे हम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के नीचे आते हैं तो वहां एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट होता है।
तो ये जो थर्ड स्टेप है ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, इसीलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है इसके बारे में आप समझो। जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है अगेन ये एलोस्टेरिक क्लास का एंजाइम है, और इस एलोस्टेरिक क्लास के एंजाइम में क्या होता है कि एक एलोस्टेरिक साइट होगा, जो मेन एक्टिव साइट होता है उस मेन एक्टिव साइट में वहां पे कौन रिएक्ट करेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में, उसमें रिएक्ट करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब एंजाइम के एक्टिव साइट से कंबाइंड हो जाएगा तो वो क्या बना देगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ऑलरेडी फ्रक्टोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर हमें एक और फॉस्फेट को अटैच करना है, तो उसके 1st कार्बन के ऊपर क्या करेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होता है। इसको करता कौन है, इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज करता है। अच्छा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कैसे काम करेगा यहाँ पे ये समझो। ये एंजाइम है तो इसकी साइड्स होंगी। अगर बॉडी के अंदर एटीपी बहुत ज्यादा है, अगर बॉडी के अंदर एटीपी बहुत ज्यादा है तो साइटोप्लाज्म में जो ये बहुत ज्यादा वहां पे एटीपी है, ये एटीपी जाके कहां पे बाइंड हो जाएगा एलोस्टेरिक साइट पे। जैसे ही एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड होता है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट जो पॉकेट और क्रिवाइसिस है वो टेम्पररी टाइम के लिए क्या है, ये इसकी शेप बदल जाती है। अगर मैं इसको आपको समझाऊं डायग्राम से तो आप इस चीज को देखो। नॉर्मली क्या है, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एंजाइम का ये एक्टिव पार्ट है। ये क्या है, क्रिवाइसिस है, ठीक है, पॉकेट और क्रिवाइसिस। अब इस पॉकेट और क्रिवाइसिस में नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, ये एंजाइम है। अब इस जगह पे नॉर्मली इसका सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा और ये जो बाइंड हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसके साथ कौन बाइंड होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अगर मैं इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसके साथ बाइंड हो गया, किसके साथ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के साथ, तो इसकी एक्टिविटी हो रही। लेकिन ये जो इसका ये वाला साइट है इसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। क्या है, एलोस्टेरिक साइट। ये एक नॉन फंक्शनल साइट होता है, यहाँ पे रिएक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जो इसके साथ कंपोनेंट यहाँ पे बाइंड हो जाएगा वो इसकी ओवरऑल रिएक्टिविटी रेट को इनहिबिट करता है, रोकता है। इसके साथ कभी ये क्या करता है, कॉम्पिटिशन नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज्यादा एटीपी है, एटीपी का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा है तो ये एटीपी इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा। और जब ये एलोस्टेरिक साइट पे एटीपी आके यहाँ बाइंड हो जाएगा तो इसने क्या कर दिया, जैसे ही ये बाइंड होगा तो इसकी जो एक्टिव साइट है यहाँ पे, इसकी जो ये यहाँ पे एक्टिव साइट है, इसकी टेम्पररी टाइम के लिए इसकी मॉर्फोलॉजी बदल जाएगी, इसका शेप बदल जाएगा। जब शेप बदल जाएगा तो ये फॉस्फोड 6 फॉस्फेट, यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं करेगा तो ग्लाइकोलिसिस के नीचे के स्टेप नहीं चलेंगे, और जब ग्लाइकोलिसिस के नीचे का स्टेप नहीं चलेगा तो ये एटीपी के सिंथेसिस को वहां पे क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लिखा है, इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के कुछ इनहिबिटर्स होते हैं और कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं। पहले मैं इनहिबिटर के बारे में बता रहा हूँ। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एटीपी है तो ज्यादा एटीपी की जब बॉडी को डिमांड नहीं है तो फिर वो और एक्स्ट्रा एटीपी क्यों बनाएगा। इस टाइम में ये जो ज्यादा एटीपी है ये इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और जब एलोस्टेरिक साइट पे ये बाइंड कर गया, इसका क्या मतलब है कि अब ये इसकी मॉर्फोलॉजी को इसने बदल दी, और बदल दी तो आगे की रिएक्टिविटी नहीं होगी, तो इसने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को क्या किया, शट डाउन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करता है। अब आप एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चल रही है मैट्रिक्स रीजन में, और जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो वहां पे सिट्रेट बनता है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब अगर ज्यादा क्रेब्स साइकिल चल रही है मतलब ज्यादा सिट्रेट बन रहा है, और अगर ज्यादा सिट्रेट बना तो ये सिट्रेट क्या हो, साइटोप्लाज्म में बट ऑब्वियस आएगा। तो अगर ज्यादा सिट्रेट है मतलब क्रेब्स साइकिल ज्यादा चल रही है, और क्रेब्स साइकिल ज्यादा चल रही है मतलब NADH बन रहा है, NADH FADH2 बन रहे हैं, और ये जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करते हैं, एटीपी फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब एटीपी और ज्यादा फॉर्म हो रहा है। तो कहने का मतलब जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का इनहिबिटर होता है वो तो पहला एटीपी है, सिट्रेट भी इनहिबिटर होता है। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है
जो एटीपी होता है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के लिए क्या करता है, ये एज ए इनहिबिटर काम करता है। ज्यादा सिट्रेट अगर साइटोप्लाज्म में है, इट्स ए इंडिकेटिव कि क्रेब्स साइकिल ज्यादा चल रहा है, और अगर ज्यादा क्रेब्स साइकिल चलेगा इसका मतलब क्या है कि सिट्रेट ज्यादा सिंथेसाइज हो रहा, और हमको जब ज्यादा एटीपी की जरूरत नहीं है तो ये सिट्रेट भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए क्या काम करेगा, एज अ इनहिबिटर का काम करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो इनहिबिटर का काम कर रहा है। मान लो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एटीपी की डिमांड हो रही है और एटीपी जल्दी 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 यूज हो रहा है, तो जब एटीपी यूज होगा तो बनेगा क्या, अगर एटीपी यहाँ पे यूज हो गया तो ये क्या एटीपी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडीपी में। अब आप मुझे बताओ, जब बॉडी के अंदर एटीपी ज्यादा डिमांड है, यूज हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब ये डाइफॉस्फेट साइटोप्लाज्म में ज्यादा हो जाएगा, और जब डाइफॉस्फेट साइटोप्लाज्म में ज्यादा होगा तो साइटोप्लाज्म में जिसकी प्रोमिनेंसी ज्यादा होगी वो यहाँ पे आके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। जब एलोस्टेरिक साइट पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के एलोस्टेरिक साइट पे एडीपी कंबाइंड होगा, तो ये जो मॉर्फोलॉजी, इसकी जो शेप बदली थी एटीपी की वजह से, अब ये दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसके साथ बाइंड कर जाएगा और ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप फिर से चलने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एडीपी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेटर है, ये स्टिमुलेंट है। इसके अलावा अब बहुत आप ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, कौन सा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकेंड और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, ये दोनों के दोनों एक साथ है, और ये कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, ये बाईफंक्शनल कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, बाईफंक्शनल कॉम्प्लेक्स एंजाइम। जरा इसके काम को आप समझो। होता ये है कि ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकेंड है और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज नाम की ये बाईफंक्शनल कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। इसका क्या काम है, इंसुलिन, अगर मैं हार्मोनल एक्शन की बात करूं तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकेंड को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेंट की तरह इसको काम करता है, जबकि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज के लिए इंसुलिन इनहिबिटर का काम करता है। अच्छा ये क्यों करता है, ये जरा आप समझना। नॉर्मली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहां पे जा रहा है और इसका क्या काम होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये ग्लूकोकाइनेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, और क्या करेगा, नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे की स्टेप चलते रहते हैं। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक तो ये इनहिबिट करता है इसको, लेकिन कुछ अमाउंट जो होता है फ्रक्टोज का, बहुत कम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, ये क्या करेगा, ये दूसरे पाथवे में चला जाता है। किस पाथवे में चले जाएगा, एक दूसरे पाथवे में। ये जो दूसरा पाथवे यहाँ पे आया तो ये क्या है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है यहाँ पे, बेटे ये देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, अब आप दोबारा से इसको समझो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नॉर्मल कंडीशन में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है। ठीक है, लेकिन कुछ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दूसरे पाथवे में चला जाता है, दूसरे मैकेनिज्म में आता है। ये क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकेंड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। एक बार फिर से सुनो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कुछ बहुत थोड़ा सा अमाउंट ये यहाँ पे दूसरी पाथवे में आ जाएगा, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकेंड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। मतलब फ्रक्टोज के 6 कार्बन के अलावा इसके दूसरी कार्बन पे भी क्या हो गया, फॉस्फेट अटैच हो गया। अब ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है ये मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 होता है। इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको आप समझ जाओ।
ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को रेगुलेट करने के लिए जो सबसे मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर है, ठीक है, ये कौन है? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। अब ये फॉस्फेटेज यहां पे है, ये बना क्या है? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो बन गया, अगर ये यहां से 2,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में इसने रिएक्शन किया, तो ये फिर दोबारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई। अब जरा देखना, जो ये मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए, तो जब ये यहां से बनेगा तो ये जाके क्या करेगा? ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को क्या कर रहा है बेटा? ये यहाँ पे एक्टिवेटर की काम कर रहा है, ठीक है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है। लेकिन अगर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज को इंसुलिन ने क्या किया? इंसुलिन ने इसको इनहिबिट कर दिया। अगर इंसुलिन ने इनहिबिट कर दिया तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब इंसुलिन जो होता है ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकेंड के लिए एक्टिवेटर का काम करता है, जबकि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज नाम की एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम करता है। और अगर ये इनहिबिटर का काम कर रहा है, मतलब फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ये इनहिबिट है तो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी बात हो गई। अब यहीं पे अगर आप ग्लूकेगॉन को देखोगे तो ग्लूकेगॉन इसके ठीक क्या करेगा? उल्टा काम करेगा, इसका एंटीगोनिस्टिक काम करेगा। तो जिसको इंसुलिन एक्टिवेट कर रहा है, किसको कर रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को, उसको ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। और जिसको इंसुलिन इनहिबिट कर रहा है, किसको इंसुलिन इनहिबिट करता है बेटा? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम को। तो इसको ग्लूकेगॉन क्या करेगा? यहाँ पे ये ग्लूकेगॉन इसको एक्टिवेट कर देगा, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है, ठीक है। अब जो लास्ट का एंजाइम है उसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है? पाइरुवेट काइनेज। ये कौन से स्टेप पे काम करता है? 10th स्टेप पे। किसको किस में कन्वर्ट करता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड में कन्वर्जन करता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, ये 10th स्टेप है, तो ये जो पाइरुवेट काइनेज है इसके लिए भी जैसे हमने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए देखा है, हेक्सोकाइनेज के लिए देखा है, ऐसे ही पाइरुवेट काइनेज के लिए भी कुछ एक्टिवेटर होते हैं और कुछ हमारे पास क्या होता है? इनहिबिटर्स होते हैं। अब आप एक बात बताओ, जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एटीपी होगा, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है एलोस्टेरिक साइट के एंजाइमेटिक बेसिस के ऊपर, ठीक है, हार्मोनल के ऊपर कुछ चेंजेस होते हैं। पाइरुवेट काइनेज है। अब ये पाइरुवेट काइनेज क्या करेगा? ये आखिरी में क्या बनाता है? पाइरुविक एसिड बनाता है। हमें हमारी बॉडी में ज्यादा एटीपी है तो क्या होगा? एटीपी जब ज्यादा है, सिमिलरली इसके एलोस्टेरिक साइट पे जाके एटीपी कंबाइंड हो जाएगी और एटीपी के ये जो ग्लाइकोलिसिस का पूरा स्टेप है इसको क्या करेगा? लास्ट स्टेप पे जाके रोकेगा। क्योंकि अगर इसने यहाँ पे इस चीज को रोका तो पाइरुविक एसिड नहीं बनेगी, और अगर पाइरुविक एसिड नहीं बना तो लिंक रिएक्शन नहीं होगा, और अगर लिंक रिएक्शन नहीं हुआ तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगी, और अगर क्रेब्स साइकिल नहीं होगी तो NADH.H+ और FADH2 नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं बना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके वहां पे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से एटीपी नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कब किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से एक्टिवेट भी हो सकता है, इनहिबिट भी हो सकता है। तो अगर बॉडी में ज्यादा एटीपी है तो पाइरुवेट काइनेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ज्यादा एसिटाइल CoA है, इसका मतलब क्या है? कि ज्यादा लिंक रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बना देगा? एसिटाइल CoA बना देगा। तो अगर बॉडी के अंदर ज्यादा एसिटाइल CoA बन रहा है, सेल के अंदर ज्यादा एसिटाइल CoA है, स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ज्यादा एसिटाइल CoA बन रहा है लिंक रिएक्शन में, तो ये एसिटाइल CoA भी पाइरुवेट काइनेज के लिए क्या काम करता है? ये क्या काम करेगा बेटा? यहाँ पे ये इसके लिए इनहिबिटर का काम करता है,
ये दो चीजें बताई, पहला तो एटीपी, दूसरा क्या, एसिटाइल कोए। क्यों, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया। अब जो थर्ड है वो देखो आप, मैंने यहाँ पे थर्ड इनहिबिटर कौन सा लिखा है, LCFA। ये जो LCFA है ये क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिटाइल कोए। लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड का है उससे एसिटाइल कोए, ये एक्चुअली बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर फॉर्म होता है। तो अगर ज्यादा ये फॉर्म हो रहा है लिवर के अंदर, लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स जो है एसिटाइल कोए, तो ये जो चीज अगर ज्यादा फॉर्म होगी बीटा ऑक्सीडेशन में, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। तो ये जो LCFA कोए है, लॉन्ग चेन फैटी एसिटाइल कोए, बीटा ऑक्सीडेशन में इसका अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो पाइरुवेट काइनेज के लिए ये भी इनहिबिटर का काम करता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें इनहिबिटर का काम कर रही तो कुछ ना कुछ तो स्टिमुलेंट का काम करेगा। तो जब हम हार्मोन मैकेनिज्म पे देखते हैं तो हार्मोनल एक्शन में इंसुलिन जो होता है ये पाइरुवेट काइनेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्यों करेगा एक्टिवेट, अगर बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो हमारी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन की लेवल को क्या करेगी, इनहांस करेगी। और इंसुलिन का लेवल आके क्या करता है, ये हेक्सोकाइनेज को भी एक्टिवेट करता है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को भी एक्टिवेट करेगा और ये पाइरुवेट काइनेज को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो एक बार इसकी मैं रीकैप आपको बता देता हूं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो रेगुलेशन है ये कैसे है। अब आप जरा सुनना, समरी कैसे इसको हम समराइज करते हैं। जो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज क्या है, नॉर्मली इसको स्टिमुलेट कौन करता है, ग्लूकोज करता है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा एटीपी प्रेजेंट है तो हेक्सोकाइनेज के लिए इनहिबिटर कौन सा करेगा एजेंट, तो ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है उसको इनहिबिट कर देता है। इसी टाइम में ग्लूकोज यहां से जाके कहां पे पहुंच जाएगा, लिवर सेल में। और जो लिवर सेल के अंदर जो ग्लूकोकाइनेज है उस ग्लूकोकाइनेज को वहां स्टिमुलेट करेगा और ग्लूकोकाइनेज जो है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला आएगा। जैसे ही वो साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में क्या है, फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये एज अ इनहिबिटर काम करता है और ग्लूकोकाइनेज को क्या करेगा, दोबारा से उसके अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर क्या है, दोबारा इसको भेज देगा और यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई ये किसके लिए, हेक्सोकाइनेज के लिए। जब दूसरे की बात करते हैं हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में अगर बॉडी के अंदर ज्यादा एटीपी बन रही है तो उसके एलोस्टेरिक साइड पे एटीपी बाइंड कर जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस की स्टेप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगा, उसकी प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर बॉडी के अंदर एटीपी का डिमांड ज्यादा है और एडीपी ज्यादा है तो एडीपी जाके वहां पे चिपक जाएगा, कहाँ पे, एलोस्टेरिक साइड पे। और जब एलोस्टेरिक साइड पे वो वहां पे बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगा और हमको क्या मिलेगा, ज्यादा एटीपी मिलेगा। ये तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एक्शन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होता है। इसको एक्टिवेट करने का काम किसका होगा, अगर मैं इसके एक्टिवेटर की बात करूं तो इसके अंदर दो एंजाइम जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, जिसको बाई फंक्शनल कॉम्प्लेक्स एंजाइम या बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, जिसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकेंड और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज है। अब इसमें आप देखो जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 है इसकी प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है ये सबसे ज्यादा पावरफुल रेगुलेटर होता है किसका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोलिसिस का कहते हैं। जो सबसे लास्ट में है ये क्या है, पाइरुवेट काइनेज। इसमें कुछ एक्टिवेटर और कुछ इनहिबिटर्स होंगे। जो इनहिबिटर्स है वो एटीपी है, एसिटाइल को है, लॉन्ग चेन फैटी एसिटाइल को, ये इनहिबिटर्स होते हैं। और जो स्टिमुलेंट होते हैं, एक्टिवेटर होता है वो इंसुलिन होता है। इस पूरे चार्ट को आप अच्छे से ड्रॉ करो और इसको नोट करो और हर एक सीक्वेंस को आप समझो, क्योंकि ये जो मैंने आप डिटेल में आपको बताया है कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये आपके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। और मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री में भी आपको बहुत ज्यादा
हेल्प करेगा। ऑलराइट, होपफुली आपको ये पूरा चीज समझ में आया। इसमें से कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच।